देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु एबीसी इस प्रकार हैं कि, ठीक है ना, किस पे एक तो ओपी, 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 ओक्यू और ओआर पर बिंदु स्थित हैं कुछ इस प्रकार से, जिनका नाम ए है, बी है और सी है। ठीक है ना। ओपी, ओपी ये वाली हो गई, ओक्यू यहां से ये, और ओ आर ए, इन भुजाओं पर क्या है, 3 ठो बिंदु दिए हैं, ए बी सी 3 ठो बिंदु इस प्रकार दिए हैं। किस प्रकार दिए हैं कि जो ए बी है, जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है। देखो थोड़ा यहाँ पे, ए बी जो है वो किसके समांतर है, पी क्यू के समांतर है। फिर ए सी जो है पी आर के समांतर है, ए सी जो है ये पी आर के समांतर, ठीक है ना, इसके समांतर है। दर्शाइए कि BC QR के समांतर है, यानी कि हमको सिद्ध करना है कि ये जो BC है वो किसके समांतर है, QR के समांतर है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, जब हम BC को QR के समांतर सिद्ध करेंगे तो पहली बात देख लेते हैं कि ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है ना, कौन से त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो OQR त्रिभुज है, OQR त्रिभुज में BC QR के समांतर है, यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है ना। OQR त्रिभुज में ये इसका मतलब ये है कि OB और OQ का अनुपात और OC और CR का अनुपात यदि हम बराबर सिद्ध कर लिए तो इसका मतलब हो जाएगा कि थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर हो जाएगा, ये और ये, ठीक है ना, यही ले आना था। तो इसके और इसके अनुपात को और ओसी और सीआर के अनुपात को हमको बराबर ले आना है। तो बराबर ले आने के लिए हम देख लें कि हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की सहायता लेना पड़ेगा। कौन कौन से त्रिभुज की, एक तो ओ पी क्यू की और फिर ओ पी आर की, इस त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, क्या दिया है कि ए बी समांतर है पी क्यू, और क्या दिया है, ए सी समांतर है पी आर के, ठीक है ना। ये ए सी पी आर के समांतर है। ये समझ में आ रहा है ना कि कहाँ कहाँ दिया है, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BC जो है वो समांतर है किसके, ये सिद्ध करना है, BC जो QR के समांतर है। इतना हो गया। अब उपपत्ति करो, यानी सिद्ध करना शुरू करो। तो देखो क्या होगा कि हम पहले जो दिया है उसकी सहायता से हल करते हैं, ठीक है ना। तो AB PQ, AB जो है समांतर है PQ के, ये AB PQ के समांतर है। तो इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं, यानी यदि हम पूरे को ढक दें तो सिर्फ त्रिभुज कौन सा बचेगा, OPQ, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं त्रिभुज OPQ में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से लगा देंगे। जो दिया, क्या दिया है कि AB समांतर है PQ के, AB जो है वो क्या, किसके समांतर है, ठीक है ना। तो जब AB, और जब हम जानते हैं कि जब भुजाएं एक भुजा के समांतर एक और रेखा खींची गई हो तो फिर उनके भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो कौन कौन से भुजाओं का अनुपात समान होगा, ये देखो। अगर मान लो इस ज्यादा समझ में नहीं आता है तो एक तो चित्र और बनाओ अलग से कहीं पे रफ कार्य के लिए। मान लो हम एक बना लेते हैं इसका, ये कौन कौन सा त्रिभुज है, ओ पी क्यू, और पी क्यू के समांतर रेखा है कौन सा, ए बी, पी क्यू के समांतर ये ए बी है। अब यहां से मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो OA का अनुपात AP के, OA और AP का अनुपात और OB और BQ का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो लिख लें इसको, AO बटा AP का अनुपात बराबर होगा किसके, OB का अनुपात
बी क्यू के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ठीक है ना। ये देखो, यहाँ त्रिभुज को ढूंढो पहले कि त्रिभुज ये है कहाँ पे। तो त्रिभुज कहाँ है? ओ पी क्यू, ये त्रिभुज की बात हो रही है। तो ओ ए और ए पी हो गया, और ओ बी और बी क्यू हो गया, इनका अनुपात। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। क्या? समीकरण 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर इसके बाद दूसरे कंडीशन में चलते हैं, दूसरे त्रिभुज में। तो ये वाली त्रिभुज को ले लेते हैं, जो दिया है उसका उसका यूज करें। तो ठीक है, क्या दिया है? कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ओ पी आर में, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय से क्या दिया है? एसी समांतर है किसके? पी आर के। कोई दिक्कत है? जब एसी पी आर के समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो कौन कौन सा होगा? देखो, अगर अब देखो वहां से नहीं समझ में आ रहा है, यहां से नाम बदल देते हैं। ओ पी आर माने ये आर आ गया, और फिर ये कौन सी रेखा के समांतर? पी, एसी के समांतर पी आर है। ठीक है ना। तो अब भुजाओं का अनुपात देखो, तो ओ ए और एपी का अनुपात, ओ ए बटा एपी का अनुपात बराबर है किसके? हाँ, ओसी बटे सी आर। ये समीकरण 2 बन गया। क्या बना? समीकरण 2। अब देखो, समीकरण 1 और 2 को देख करके लग रहा है, देखो एओ लिखो चाहे ओ ए लिखो, तो चलो एओ लिख देते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे? एओ और एपी, यहां से देख के लग रहा है कि इन दोनों, जैसे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ये और एक ही चीज है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इसके बराबर में इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? देखो, समीकरण 1 और 2 से ओबी बराबर हो जाएगा, ओबी बरा ओ सॉरी ओबी बटा हो जाएगा बी क्यू बराबर ओसी बटा सी आर, ओसी बटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओबी बटा बी क्यू और ओसी बटा सी आर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से आ गया। ठीक है। अब देखो, ये ओबी कहाँ है? ये ओबी बटा बी क्यू, फिर ओसी बटा सी आर। अब देखो, हम इस त्रिभुज में पा रहे हैं कि ये ओ क्यू आर त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है। कौन से त्रिभुज में? ओ क्यू आर त्रिभुज में यहां से यहां तक का अनुपात और यहां से यहां तक का अनुपात बराबर है। तो जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो तीसरी भुजा के समान खींची गई एक रेखाखंड वो क्या होगी? समांतर होगी। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम में यही पढ़े थे कि यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो एक रेखा के सामने खींची गई रेखा वो क्या होगी? समांतर होगी। इसका मतलब है कि बीसी क्यू आर के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना। तो लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो बीसी है, बीसी है वो समांतर है किसके? क्यू आर के। यही तो अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आई बात है? चलो देखो, लिख लो इसको। जहां कहीं पे भी दिक्कत हो तो फिर बताओ, एक बार फिर से समझा देते हैं। ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, इस कक्षा 9 में इसको पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, थेल्स प्रमेय की सहायता से इस बार सिद्ध करना है हमको। प्रमेय यही है, ठीक है ना, लेकिन इस बार थेल्स प्रमेय लगानी है, ठीक है ना। देखो पहले क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, पहले एक त्रिभुज है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हो गई, कोई दिक्कत है, नाम ए बी सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोई एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लो एक कोई भुजा, कोई भी भुजा ले लो, हम ए बी भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं, ये मध्य बिंदु हो गया। तो फिर तीसरी भुजा के समांतर खींचिए रेखा। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो दूसरी भुजा बीसी हो गई, तो बीसी के समांतर खींचेंगे रेखा, बीसी के समांतर ये खींच दिए रेखा। तो बताइए कि जो तीसरी भुजा पर जहां पे प्रतिच्छेद करती है उनका भी वो भी दोनों बराबर बराबर भागों में बांटे जाते हैं, यानी कि ये बिंदु जो भी होगा वो मध्य बिंदु होगा, एसी का मध्य बिंदु होगा ये, ठीक है। नाम दे देते हैं पहले, ये तो एबीसी हो गया, इसका क्या नाम दे देते हैं, ई और एफ, ठीक है ना। तो ई तो पहले से मध्य बिंदु है, ये तो सवाल में दिया है कि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। फिर कह रहा है कि बीसी के समांतर खींचा गया है, ये भी दिया है अपने को, बीसी के समांतर खींचा है। हमको बताना ये है कि ये जो दोनों हैं यानी एएफ और एफसी दोनों बराबर बराबर दूरी पर हैं, यानी एफ जो है एसी का मध्य बिंदु है। समझ में आ रहा है क्या करना था, एफ जो है एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है कि एक भुजा का मध्य बिंदु है, यानी पहली भुजा का मध्य बिंदु ई है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये है कि दो बराबर भागों में बट जाएगा। कोई चीज यदि आधे आधे में बांटते हैं तो इसका मतलब बराबर बराबर होता है, ठीक है ना। तो पहले ये दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है कि ई जो है ई ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब एई और बीई दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, एई बराबर बीई, ये समीकरण एक हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये और ये क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना, ये हो गया। फिर दूसरे में कहता है कि ये जो ईएफ हम खींचे हैं बीसी के समांतर है, ये भी दिया है, क्या है, क्या दिया है, ईएफ एसी के बीसी के समांतर है, ये है। और जब समांतर है तो इसका मतलब ये है कि फिर भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो हम कह लें, क्या कह सकते हैं कि ए बटा बीई बराबर होगा किसके, एएफ बटा सीएफ लिख लेते हैं, हाँ वह एक ही चीज लेकिन सीएफ लिख लेते हैं, ठीक है ना, एएफ बटा सीएफ, इनका अनुपात बराबर होगा थेल्स प्रमेय से, ये समीकरण 2 हो गई, ठीक है ना। अब देखो सिद्ध क्या करना है अपने को, यहां लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एफ जो है एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो उत्पत्ति में हम जानते हैं कि ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय से इसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है ना। तो त्रिभुज कौन से एबीसी में थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना, एक एक बार करके इस बार निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा,
बटे बीई बराबर क्या हो जाएगा? देखो एई जो है वो बीई के बराबर है कि नहीं है? और अनुपात जो है इसका वो भी, अब हम ये कर सकते हैं कि जैसे एई की जगह पे बी का एई की जगह पे बीई का मान रख दें या फिर बीई की जगह पे उसका मान रख दें, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, हम एई की जगह पे बीई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? समीकरण 1 से लिख सकते हैं ना? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये बराबर है। तो ये हो गया एई बटे बीई बराबर 1 आ जाएगा, नहीं बीई हो जाएगा यहाँ, क्योंकि उसके जगह पे उसका मान रख रहे हैं। तो कट करके कितना आ गया? 1 आ गया। आया कि नहीं आया? अब देखो मान लो एएफ और सीएफ का भी मान 1 आ जाए तो हम कह देंगे कि वो बराबर है। देखो क्या होगा आगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 2 में एई बटे बीई का मान रखने पर, ठीक है ना? समीकरण 2 में एई बटे बीई का मान रखने पर, मान रख दो। तो मान रखोगे तो क्या होगा? एई बटे बीई का मान 1 है। क्या है? एई बटे बीई का मान कितना है? 1 बराबर एएफ बटे सीएफ। ये ऐसे हो सकता है? ये वाला एक कहां से आया? समीकरण 2 में देखो एई बटे बीई है कि नहीं है? तो एई बटे बीई की जगह पे उसका मान रख दिए हैं और उसका मान कितना आया है? 1 आया है। तो उसके जगह पे 1 रख दिए, बाकी वही है। अब देखो तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा यानी इसका गुणा इसके साथ और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो फिर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखो यहां पे सीएफ बटा एएफ होगा कि नहीं होगा? फिर ये गुणा हो गया, इसके बटे में कुछ नहीं तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। अब देखो सीएफ और एएफ बराबर आया कि नहीं आया? एएफ बराबर सीएफ, ये दोनों बराबर हो गए, हुए कि नहीं हुए? जब दोनों बराबर हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि एफ जो है वो क्या है? एसी का मध्य बिंदु है। यही तो अपने को निकालना था। यदि बराबर है, जैसे मान लो एक रेखा खींचे हैं, अब कोई कहे कि इसको बराबर 2 भागों में बांटो, तो हम यहां से 2 भागों में इसको काट देते हैं तो इधर और इधर का हिस्सा बराबर हो गया। तो ये तब हम ये कह सकते हैं कि ये जहां से हम काटे थे वो बराबर हिस्सों में 2 बराबर भागों में बांट दिया उसको। तो यहाँ ये एफ जो है इसको बराबर 2 भागों में बांट रहा है। तो अतः ए जो एफ है, अतः एफ एसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है ना? इसको ना अगर ना लिखते उपपत्ति में लिखते तब पर भी चल जाता, लेकिन यहीं से हम लिख दिए हैं, जो सिद्ध करना था वो जो दिया है वो इसकी सहायता से। ठीक है ना? चलो इसको लिख लो। फिर इसके बाद देखो 8वां नंबर सवाल क्या है? कह रहा है क्वेश्चन कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करिए। इस बार प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम का। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस बार जो वो है वो मध्य बिंदु दिया है दोनों में। ठीक है, चलो देखो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है ना? ए बी सी। फिर कह रहा है कि 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लो ये एक भुजा हो गई, इसका मध्य बिंदु ये हुआ, और ये एक भुजा हो गई, इसका मध्य बिंदु ये हुआ। तो इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये बताना है। तीसरी भुजा के समांतर। इस बार इसका नाम दे देते हैं पी और क्यू। नाम कुछ अपने से ही रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि क्या रखें, जो तुम लोगों की इच्छा हो, जो तुम लोगों को बढ़िया लगे कि हम इसको बार बार कह लेंगे, उस हिसाब से नाम रख दो। तो पी क्यू रख दिए इस बार, ठीक है ना? तो अब ये इस बार दिया है कि पी ए बी का मध्य बिंदु है और जो ये क्यू है वो ए सी का मध्य बिंदु है कि नहीं है? चलो फिर ये लिख देते हैं। क्या दिया है? क्या दिया है कि पी
ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि एपी जो है वो बराबर है किसके, बीपी के, समीकरण एक, और ए क्यू जो है वो बराबर है सी क्यू के। ये समीकरण सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है समांतर है किसके, कब समांतर होगा, जब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। कब समांतर होगा, जब इनके भुजाओं का अनुपात, तो जैसे अभी चेक कर रहे थे शायद कौन से सवाल में हम लोग, दूसरे वाले में दो तीन तो सवाल ऐसे थे, उसमें चेक कर रहे थे कौन किसके समांतर है कि नहीं है। तो सेम वैसे ही प्रोसेसर लगा देंगे तो देखो क्या होगा, ये उपपत्ति में त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में क्या होगा, हम जानते हैं कि थेल्स प्रमेय से जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो लगा दें या फिर ना लगाएं, चलो भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। एबी एपी बटा क्या हो जाएगा, एपी बटा हो जाएगा बी पी, ठीक है ना। अब एपी का मान क्या होता है, एपी का मान होता नहीं है, मतलब दिया है, ठीक है ना, तो ये दिया है कितना, तो बीपी बटा बीपी हो गया, तो कट कटा करके कितना आ गया, एक आ गया। ऐसे ही उसको निकलें तो ए क्यू बटा सी क्यू, ए क्यू बराबर सी क्यू दिया है तो सी क्यू बटा सी क्यू लिख दिए, तो इसको भी काट करके एक लिख दिए। अब देखो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी एक एक इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे आया ये समझ में आया, समीकरण एक और समीकरण दो से मान रख दिए हैं, ठीक है ना। और ये तो जानते हो कि एपी बटा बीपी होता है और ए क्यू बटा क्यू सी होता है। तो ये जब ये एक एक आ गया तो इसका मतलब है कि इनके भुजाओं का अनुपात समान है, तो तीसरी भुजा के सामने खींची गई रेखा समांतर होगी। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से पी क्यू समांतर बीसी, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। बहुत सरल है, कुछ है ये नहीं है इसमें तो, ठीक है। देख लो कहां दिक्कत आई है, फिर पूछ लो, बता देते हैं। कुछ डाउट हो तो, कुछ कोई डाउट नहीं है, चलो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बराबर AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, ठीक है ना। अब एक समलंब है, समलंब जानते हो किसको कहते हैं, अब ये पता ही ना होगा कि समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसमें एक युग्म समांतर हो, चार ठो भुजाएं होती है ना, तो उसका एक युग्म क्या होना चाहिए, उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखो कैसे बनता है, इस प्रकार से बनेगा लगभग लगभग, बड़ा बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। इसका नाम दे देते हैं क्या, ए बी सी डी, ठीक है ना। इसका एक युग्म समांतर है, माने कि ए बी और सी डी समांतर है ये, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण भी खींचा गया है, तो विकर्ण ये होता है, ए को सी से मिलाया और बी को बी से मिलाया, ये विकर्ण हो गया,
ठीक है ना, बीच में। और विकर्ण जो है वो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना। और AC और CD समांतर ये दिया है, ठीक है ना। अब देखो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AB और CD समांतर हैं, इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है कि AB समांतर CD, CD DC, हाँ एक ही बात है, ठीक है ना। ये समांतर है। अब देखो इस समांतर देने से तो अभी हमको कुछ फायदा दिख ही नहीं रहा है, कि दिख रहा है? इसके समांतर होने से कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसमें हमको रचना भी करना पड़ेगा। तो पहले सिद्ध क्या करना है उसको लिख लें। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AO बटे BO, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ठीक है ना। ये सिद्ध करना है, ठीक है। रचना, इसके बाद रचना क्या कर दें ताकि हमको कुछ फायदा होने लग जाए, ठीक है। तो हम O को O से एक रेखा खींचते हैं जो AD को कहीं पे मिलेगा, ठीक है ना, O से। तो ये रचना कर दिए, इसका नाम क्या है? P। रचना करने से फायदा ये होगा कि जब AB और CD समांतर हैं और उसी के समांतर हम OP खींच दिए, OP भी समांतर हो गया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो OP है वो AB के समांतर है, OP जो है CD के समांतर है, ठीक है ना। ये हम रचना किए हैं अपने से। तो इसका मतलब है कि AB के समांतर OP है और CD के समांतर OP है, क्योंकि ये समांतर खींच दिए। जैसे मान लो एग्जांपल से यहाँ पे देखो, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, और बीच में एक ठो रेखा और ऐसे खींच देते हैं, और ये पहले से समांतर है, और ये यदि सीधा है तो इसको भी हम इसी के हिसाब से खींचे हैं ताकि ये इनके समांतर हो जाए। तो यही तो किए हैं, पहले से AB और CD था और OP को खींच दिए हैं, ठीक है ना। तो O से गुजरती हुई एक रेखा, ऐसे लिखें, O से गुजरती हुई एक रेखा खंड खींचा जो AB समांतर OP समांतर CD है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? AB OP के समांतर है, OP CD के समांतर है, यानी तीनों आपस में क्या है? समांतर है। कोई दिक्कत हुई यहां तक? नहीं हुई। अब आगे देखो, ये तो हो गया। अब हमको रचना करने से फायदा क्या हुआ? देखो कि जैसे OP है, ये OP AB के समांतर हो गया, तो अब त्रिभुज देखेंगे कौन से त्रिभुज में ये समांतर हो रहा है, OP और AB। तो कौन से त्रिभुज में समांतर हो रहा है? ABD, ठीक है ना, ABD। यहां से मान लो एक सेकंड के लिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। बाकी लिख लोगे तो मिटाते तो बनेगा नहीं, लेकिन अभी मान लो मिटा देते हैं, फिर खींच लेंगे बाद में। अब देखो ABD में OP समांतर है AB के, है कि नहीं है? तो इस अब यहां फेल्स प्रमेय लगा दें। देखो उपपत्ति क्या हो जाएगी? त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में? ABD में फेल्स प्रमेय लगेगी, यानी कि OP समांतर है किसके? AB के। OP समांतर है AB के। ये जब थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कहीं से भी शुरू कर लो, ये हो जाएगा तुम्हारा OD और OB का अनुपात, या फिर इधर से शुरू करोगे तो AP और PD का अनुपात, ठीक है ना। तो कहीं से शुरू कर लेते हैं,
डी से शुरू कर लेते हैं, डीपी बटा एपी, और बराबर हो जाएगा किसके, सब में वो लास्ट में है इधर, तो इधर लास्ट में रखते हैं, डीओ बटा डीओ, डीओ बटा डीओ, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। इसको समीकरण बना देते हैं क्या, एक। कोई दिक्कत है यहाँ। अब देखो ये हो गया, अब हमें ये खींच लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका काम हो गया। अब देखो एक त्रिभुज और सीडी भी समांतर है ओपी के, सीडी जो है वो ओपी के समांतर है, तो अब कौन से त्रिभुज में समांतर है, ये देखो, सीडी ओपी के समांतर है, तो कौन से त्रिभुज में समांतर है, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्या होगा। ओपी जो है वो सीडी के ये और ये समांतर है, तो बताओ कौन से त्रिभुज में, ए डी सी है, ठीक है ना। एक सेकेंड के लिए, जैसे मान लो अब इसको हटा दें, ये और ये समांतर है कि नहीं है, तो कौन से त्रिभुज में है, ए सी डी, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा दे, हाँ एक ही बात है, ए डी सी कहें चाहे ए सी डी कहें, कोई फर्क पड़ने वाला, तो त्रिभुज ए सी डी में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय जब लगाओगे तो क्या होगा, देखो अब इस बार में कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात मिल रहा है, एक तो डीपी और एपी तो मिलेगा ही, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, इसके और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डीपी बटा एपी और बराबर में एओ बटा सीओ, एओ बटा, ये हुआ कि नहीं हुआ, समीकरण इसको 2 बना दें, समीकरण 2 हो गया। अब देखो एक चीज लिखना भूल गए यहाँ पे, तो लिख लेना, क्या समांतर है, ओपी समांतर है किसके, सीडी के, ठीक है ना, ओपी समांतर सीडी, ये हो गया। अब देखो समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, अब इसको खींच दे, मिटाना तो है नहीं, मिटा नहीं पाओगे तुम लोग, लेकिन रफ्तार तो कर सकते हो कहीं पे अपने हिसाब से बना बना के, ये हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 से कुछ दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 से डीपी का, डीपी बटे एपी डीओ बटा बीओ के बराबर है, और ये भी डीपी बटा एपी एओ और सीओ के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, डीओ बटा बीओ बराबर एओ बटा सीओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, यही सिद्ध करना था, एओ बटा, अब देखो हमको सिद्ध करना था क्या, एओ बटा बीओ, यानी कि और सीओ बटा डीओ। एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा सा तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लें, तिर्यक गुणा का मतलब ये होगा कि इसका गुणा इसका, देखो डीओ गुणा सीओ और एओ गुणा बीओ, ठीक है ना। अब देखो किसको कहां रखना है ये तय कर लेते हैं, ठीक है ना, इधर सीओ और बीओ को इधर ले आए, तो इधर गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये बन गया बीओ, और इधर तो एओ एओ ही रखना है, यहां से देख करके पता करेंगे कि क्या रखना है। अच्छा गड़बड़ हो रहा है कुछ क्या, एक सेकेंड, कहीं पे लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया है, रुको फिर से मिलाओ, चेक करो एक बार। देखो ये वाले में जब होगा तो इस वाले त्रिभुज की बात करें, कौन से त्रिभुज में, ए बी डी में, ए बी डी में, तो कौन कौन से भुजा का अनुपात, डीओ और बीओ का अनुपात, ठीक है, कोई दिक्कत ये तो नहीं है। और फिर इसके बाद एओ और सीओ का अनुपात, यानी कि यहां से शुरू किए हैं तो डीपी और एपी, ठीक है ना, ये हो गया, फिर इसमें हो जाएगा
AO और CO, या फिर CO और फिर AO का अनुपात थोड़ा सा कहीं पे मिस हुआ है, नहीं तो जैसे ये हो गया DO और BO, AO और CO, ठीक है। अब CO इधर हो गया तो इधर इसको इधर लाओगे तो BO हो जाएगा। ये तो ठीक, पर गड़बड़ हो रहा है कहीं पे। देखो क्या गड़बड़ होता है, एक बार फिर से मिटा मिटा के लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसको मिटा दिए तो कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, AC, नहीं नहीं, इसको मिटाने से कुछ फायदा थोड़ी ना होगा। इसी इसको इसको वाला देखो, तो क्या हो जाएगा, यहां से शुरू हुआ तो DP और बटा AP और DO बटा BO, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको रहने देते हैं। फिर इसको मिटाते हैं, तो फिर कहां से शुरू कर रहे हैं, DP और बटा AP, तो फिर हम यहां से शुरू करेंगे CO बटा AO, ठीक है ना। CO बटा ये हो जाएगा यहाँ पे CO बटा AO, ठीक है ना, ये हुआ। अब ये CO बटा AO, CO बटा AO, ठीक है ना। अब देखो जिस हिसाब से जिसको जो लाना है उस हिसाब से कर लेते हैं। AO देखो तिर्यक गुणा कर लो तो DO गुणा AO बराबर CO गुणा BO। अब AO को तो यहीं पे रखना है तो AO हो गया। अब ये जो BO है उसको इधर से ले आए तो वो भाग में हो जाएगा, गुणे में है तो ये हो गया भाग में, तो BO हो गया। और CO को इधर बचा लेते हैं और DO को बराबर के उधर ले जाएं, ये हो गया DO, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये जो सिद्ध करना था वो आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, यही तो सिद्ध करना था, ठीक है ना। AO बटा BO और CO बटा DO, ठीक है, कोई दिक्कत है, देख लो कहां समझ में नहीं आया फिर से बताओ तो बताते हैं एक बार फिर से। चलो प्रश्नावली 6.2 का 10वां सवाल क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO हैं, दर्शाइए कि ABCD एक समलम्ब है, ठीक है ना। पहले तो एक चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज बना लेते हैं, एक चतुर्भुज ABCD, ठीक है, एक चतुर्भुज ये एक चतुर्भुज ABCD हो गया, ठीक, A B C और ये D। अब क्या कह रहा है कि उसके विकर्ण इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण होंगे तो दो ठो विकर्ण खींच दें A से C तक और ये B से कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। इतना तो अपने को कह रहा है तो चित्र बना लिए, और दिया क्या है कि AO बटा BO है और CO बटा DO, ये दिया है। बताना ये है कि ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है ABCD। तो ABCD समलंब चतुर्भुज कब होगा, देखो यदि ABCD के समांतर हो जाए, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की यही परिभाषा होता है कि किसी चतुर्भुज का यदि एक युग्म समांतर हो तो फिर वो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो इसका एक युग्म हमको समांतर करना पड़ेगा, मतलब कि AB को CD के समांतर ले आना पड़ेगा, ठीक है ना। पिछले सवाल में 9वें नंबर में ये दिया था कि ABCD के समांतर है, ठीक है। इस सवाल में हमको ABCD के समांतर ले आना है। यदि ऐसा हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ABCD है वो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि सिद्ध क्या करना है अपने को, समलंब चतुर्भुज कब होगा, जब AB CD के समांतर होगा या फिर CD AB के, ठीक है ना।
तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? जो विकर्ण प्रतिच्छेद करता है वो इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो एओ एओ है वो एओ किसके समांतर है? एओ बटा क्या है, और फिर क्या है, सीओ बटा डीओ। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं विकर्ण की एओ जो है बीओ बटा बराबर सीओ और डीओ, ये सीओ बटा डीओ। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इसको समीकरण 1 बना देते हैं। समीकरण 1 बना रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये हुआ। इसके बाद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ABCD समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगर समलंब चतुर्भुज है तो इसका मतलब कि एक युग्म समांतर होगा, ए भी समांतर होगा किसके? CD के। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? अब आगे क्या करना पड़ेगा? देखो, हम ये कर सकते हैं, रचना कर लें जैसे पिछली बार रचना किए थे। तो रचना करेंगे ओ को ऐसे, ओ से गुजरती हुई एक रेखा AD पर P बिंदु हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो, रचना ये की है, चाहे किसी एक के समांतर मान लेते हैं। OP जो है या तो CD के समांतर है या OP जो है AB के समांतर। इस प्रकार से हम रचना कर रहे हैं कि किसी एक भुजा के वो समांतर में है। दोनों में नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में तो बराबर है नहीं। अभी तो कुछ जानकारी है नहीं कि बराबर है कि नहीं है, समांतर है कि नहीं है। सिर्फ हम CD के समांतर OP को खींच ले रहे हैं, यानी ठीक है ना। रचना कर दें, तो क्या लिख दें? O से गुजरती हुई एक रेखा खंड OP खींचा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ए से गुजरती हुई एक रेखा खंड OP खींचा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? OP जो है वो समांतर है किसके? CD के। ये हमने रचना कर दी। ठीक है ना, OP जो है वो CD के समांतर है। ठीक है ना, अब देखो, OP जो है, OP ये है और CD ये है। ये कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? त्रिभुज हमारा कहाँ पे मिल रहा है? थोड़ा त्रिभुज को ढूंढे, तब ना जा करके हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे या फिर जो भी करना होगा वो करेंगे। तो ये OP CD के समांतर है, तो कौन से त्रिभुज में है? ADC में। ठीक है ना, ADC में। कोई दिक्कत है? यहाँ से ADC यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज की। ये OP जो है वो CD के समांतर है। ठीक है ना, तो देखो कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से, थेल्स थेल्स प्रमेय से इसमें क्या है? OP जो है वो समांतर है CD के। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो, जब ये त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। किसके किसका? एक तो AP और दूसरा PD और दूसरा AO और OC। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इतना लिख दें, क्या हो जाएगा? AP बटा PD बराबर AO बटा CO। इसमें कोई दिक्कत है? समीकरण इसको 2 बना दें। ठीक है ना, समीकरण क्या बना दें? 2। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। यहाँ पे दिया है AO बटा BO और यहाँ AO बटा CO है कि नहीं है? है। तो इस समीकरण 1 से थोड़ा सा हम उसको चेंज कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे? चेंज करने का मतलब है कि थोड़ा इसको इस हिसाब से बनाए कि इसके बराबर आ जाए। क्योंकि देखो,
जो BO है वो CO, अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, अगर फिर से वैसे ले आना हुआ तो CO यहाँ आ जाएगा और BO यहाँ चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? है, जैसे इसका अब तिर्यक गुणा करें तो CO गुणा BO हो जाएगा। है, एक सेकेंड यहाँ देख लो, जैसे कल बताए थे कि AO बटा BO है और CO बटा DO है। यदि हम तिर्यक गुणा करें तो इसका गुणा इसके साथ, AO का गुणा DO के साथ और BO का गुणा CO के साथ। तो AO की हमको जरूरत है तो यहीं रहने देते हैं। फिर यहाँ पे हमको किसको ले आना है, इन दोनों में से किसी को ले आ सकते हैं प्रच्छांतरण करके, तो जरूरत हमको किसकी है, CO की, तो CO को यहाँ ले आ लिए, तो बचा कितना, BO बटा और DO को उधर ले जा लें, ये हो गया DO। ठीक है, बना कि नहीं बना ऐसे प्रच्छांतरण करके, तिर्यक गुणा करके, समझ में आया ये कैसे हुआ है? ठीक है ना। तो ये देखो, हम इसको थोड़ा बदल लेते हैं, जो BO है इसको यहाँ पहुंचा देते हैं और CO को यहाँ पहुंचा देते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, AO बटा CO बराबर BO बटा DO। कोई दिक्कत, यहां से कोई दिक्कत है? इसको समीकरण 3 बना देते हैं। ठीक है ना, समीकरण 3 बन गया, AO बटा CO बराबर BO बटा DO। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, इसको मिटा देते हैं अब ना। अब आगे क्या होगा, देखो क्या कर सकते हैं, समीकरण थोड़ा 2 को देखो और समीकरण 3 को देखो। समीकरण 2 और समीकरण 3 में हमको थोड़ा ये दिख रहा है कि जो AO बटा CO है वो AP और PD के बराबर और जो AO बटा CO है वो BO और DO के बराबर है कि नहीं है? तो यदि हम समीकरण 2 में या फिर समीकरण 3 में AO बटा CO का मान रख दें तो कुछ और आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये और ये आपस में सब बराबर हैं। है बराबर कि नहीं बराबर है? तो हमारा हमको जिसको जरूरत होगी उस हिसाब से बराबर लिख लेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और 3 से AP बटा PD बराबर, हम AO बटा CO की जगह पे इसका मान रख देते हैं, तो AO बटा CO का मान कितना है, BO बटा, ये आ गया BO बटा DO। कोई दिक्कत है यहाँ से, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे देखो ऐसा क्यों किए हैं, अब यहाँ पे थोड़ा चित्र पर ध्यान दो। देखो AP बटा PD, ये भुजाओं का अनुपात हुआ। फिर दूसरा क्या है, BO बटा DO, तो BO यानी BO बटा DO, यानी ये वाली भुजा का अनुपात ये और इस वाली भुजा का अनुपात ये, इनके इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है कि नहीं है? तो कौन से त्रिभुज में बराबर है, ADB में। इसका मतलब ये है कि जब ये भुजाओं का अनुपात बराबर है तो फिर AB OD के समांतर होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़े थे। ठीक है ना, कि जब दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो दो भुजाओं का ये बिंदु हो गया और ये बीच में कहीं पे, और इनके एक भुजा खींच दी जो तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो OP जो है AB के समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि भुजाओं का अनुपात समान आया है और थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है ना, तो लिखते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, OP समांतर CD, OP समांतर CD होगा। अब देखो OP समांतर CD है और यहाँ पे OP समांतर CD नहीं, सॉरी AB, यहाँ पे AB होगा, क्योंकि हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं ADB यानी ABD
ठीक है ना। तो ओपी जो है वो समांतर है किसके, एबी के, और यहाँ पे ओपी समांतर है सीडी के। इसका मतलब है कि तीनों आपस में बराबर हुए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अतः AB समांतर CD, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, यही अपने को सिद्ध करना था। अतः ABCD समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। कोई दिक्कत, ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, जहां ना समझ में आया हो।